नॉवेल है जाने बहराम बाय सेम आसिफ। एपिसोड नंबर 51। आज सुबह से ही बहराम विला में तैयारियां चल रही थी क्योंकि आज आर्यन पाकिस्तान आ रहा था और सब लोगों को उम्मीद थी कि आर्यन अता और सफ़ा को ढूंढ निकालेगा। सबसे ज़्यादा खुश सरखान था क्योंकि फाइनली 3 साल बाद उसे एक नई उम्मीद दिखी थी अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढने की। 3 साल से सरखान और बहराम ने आयज़ा, रुहेल और हुरिया को ही प्यार करके अपने दिल को तसल्ली दी थी कि उनका बच्चा भी जल्द उनके पास होगा, जबकि वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके बच्चे दूर पेरिस में बैठे आर्यन शाह की नाक में दम करने की कोई वजह नहीं छोड़ते थे। रुबीना और ज़रमीना बेगम के कहने पर आज सब डिशेज आर्यन की पसंद की बनी थी, जबकि बहराम विला में एक शख्स ऐसा भी था जो आर्यन के आने पर हद से ज़्यादा परेशान था। वजह सबके सामने तमाशा ना बनने की थी। रुबीना भी बहुत खुश थी। आखिर उनके दोनों सपुत्र 18 साल बाद एक ही छत के नीचे आने वाले और इस छत के साए के नीचे रहने वाले थे। सब लोग दोपहर के खाने के लिए तैयार होते लाउंज में आए थे। आर्यन को लाउंज में ना पाकर रुबीना उसके कमरे की तरफ गई। उन्होंने जैसे ही आर्यन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो आर्यन सामने ही सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में था। रुबीना आहिस्तगी से चलती उसके पास आकर बैठी। क्या हुआ आर्यन, क्या सोच रहे हो? माँ, खाला और उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं नहीं चाहता कि उनके सामने हम दोनों भाइयों का तमाशा लगे। तो क्या तुम नीचे नहीं आओगे? रुबीना के सवाल पर आर्यन ने जवाब दिया तो रुबीना ने एक और सवाल दागा। आऊँगा, मैं भी आज देखना चाहता हूँ इन 18 सालों ने हम दोनों भाइयों में क्या बदला है और ख़ास कर ख़ुद को आजमाना चाहता हूँ। अपनी बर्दाश्त का पैमाना नापना चाहता हूँ मैं माँ, इसलिए मैं आर्यन के सामने आऊँगा और मेरे जहन में काफ़ी सालों से एक सवाल घूम रहा है। आज उस सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। मैं आपके लाडले से। तो फिर चलो नीचे, तुम्हारा भाई आने वाला है। आर्यन की बात सुनते रुबीना घबराहट में हल्की मुस्कुराहट से बोली तो आर्यन ने मुस्कुराते अपनी माँ के गाल पर किस की और फिर उनके साथ नीचे आया तो लाउंज में आर्यन को खड़ा देखकर खामोश हुआ। आर्यन जो सबसे मिल रहा था रुबीना और आर्यन को आता देखकर मुस्कुराता उनकी तरफ बढ़ा। अस्सलामुअलैकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा प्यारा सा। आर्यन के सवाल करने पर रुबीना फ़ौरन बोली तो आर्यन रुबीना के गले लगा। फिर वो रुबीना से दूर होता आर्यन को देखता मुस्कुराया। कैसे हो कार्बन कॉपी? यकीन जानो आज भी हमारी शक्लों के सिवा हम में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए कार्बन कॉपी तो मैं तुम्हारी हो नहीं सकता। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आर्यन के सवाल पर आर्यन एक तीखी मुस्कुराहट से बोला तो रुबीना ने अपने दोनों बेटों को देखा। आर्यन जो आर्यन की बात का मतलब समझते गुस्से से लाल हो रहा था, आर्यन जो इंतहा का रिलैक्स था। फिर रुबीना ने आगे बढ़ते आर्यन के हाथ पर हाथ रखा तो आर्यन खामोशी से पलटा। वैसे आप दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? आर्यन बड़ा है और आर्यन छोटा है। 3 मिनट का फ़र्क है बस दोनों में। मरवा की बात सुनते रुबीना मुस्कुराती बोली तो मरवा ने हामी से रिलाया। फिर सब लोग लाउंज के सोफे पर बैठे तो जुबैदा ने सबको फ्रेश जूस पिलाया। और काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस हफ्ते की सेल्स काफ़ी अच्छी जा रही हैं। मैं बिज़नेस की नहीं, दूसरे काम की बात कर रहा था। आर्यन के सवाल पर आर्यन बोला तो आर्यन उसकी बात काटता तंजिया लहजे में बोला, जिस पर आर्यन ने एक तीखी मुस्कुराहट से पहले आर्यन, फिर रुबीना को और फिर ज़ूबिया को देखा। फिर उठता ज़ूबिया के पास आता उसके कंधे पर अपना बाजू फैला गया। निकाह हो चुका है हम दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे भी दूसरे काम तो आप करते हैं, मैं ऐसे गुनाहों से बहुत दूर हूँ। आर्यन मुस्कुराता बोलता आर्यन को अंदर तक झुलसा गया, जबकि बाकी सब तो उन दोनों को बस परेशानी से देख रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक ज़ईफ़ बीमार बुढ़िया से शादी करने के लिए। थैंक्स, एटलीस्ट मैंने हलाल तरीका तो अपनाया है। आपकी तरह शौक में सूरत देखकर हराम तरीके के ज़रिए दोज़ख का दरवाज़ा तो नहीं खोला ना खुद के लिए। आर्यन के जलकर बोलने पर आर्यन एक तीखी मुस्कुराहट से बोला तो आर्यन ने उसे घूरा। वैसे ज़ूबी, भाभी भाभी बोलो, रिश्ता मत भूलो अपना। आर्यन अभी बोला ही था कि उसके मुंह से ज़ूबिया का नाम सुनते आर्यन गुस्से से उसकी बात काटते बोला तो आर्यन खामोश हुआ। तभी तालिया लाउंज में दाखिल हुई। खाना लग गया है, आ जाएं सब लोग। तालिया की बात सुनते सब लोग टेबल पर आए तो आर्यन और आर्यन भी टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे। फिर सबने हल्की फुल्की बातों में खाना खाया। खाने के बाद आर्यन आराम करने का बहाना करता अपने कमरे में चला गया, मगर फिर जल्द ही अपने कमरे से निकलता कराची की सड़कों पर घूमने और अपना गुस्सा काबू करने के लिए निकल पड़ा। आर्यन के जाते ही रुबीना ने आर्यन को घूरा। क्या हुआ? वो बड़ा भाई है तुम्हारा, ऐसी कैसे बात कर सकते हो तुम? वैसे ही जैसे मेरे बड़े भाई ने मुझसे की। खाना छोड़े, जाने दे। आर्यन के सवाल पर रुबीना गुस्से से बोली तो आर्यन ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सनान फ़ौरन बोला तो रुबीना खामोश हो गई। फिर सब लोगों ने चाय पी और उठते अपने अपने कमरों में आराम करने की गर्ज से चले गए।
आर्यन आया नहीं वापस। तकरीबन 1 घंटे के बाद सब लोग लाउंज में आकर बैठे तो ज़मीना बेगम ने ज़ुबैदा से सवाल किया, जिस पर ज़ुबैदा ने नफ़ी में सर हिलाया तो ज़मीना बेगम खामोश हुई। तभी आयज़ा की चीखों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो सब लोग भागकर लॉन में आए जहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे। आयज़ा को चीखें मारते और सब बच्चों को परेशान खड़े ऐसे देखते हैं सनान और तालिया आगे बढ़े तो आयज़ा फ़ौरन से तालिया की गोद में चढ़ी। बस मेरा बच्चा, क्या हुआ मम्मा की जान को, क्यों रो रही हो? तालिया की बात सुनते भी आयज़ा की चीखें ना रुकी तो सनान ने परेशानी से आयज़ा को गोद में लिया और उसे अपने सीने से लगाता अंदर की तरफ बढ़ा तो तालिया भी परेशानी से सनान के पीछे अंदर बढ़ी। आयशा, हनान, हूर, रुहैल, क्या हुआ आयज़ा को? आदिल की बात सुनते सब बच्चों ने एक दूसरे को देखा मगर बोले कुछ ना। तो बहराम घुटनों के बल हूर के सामने बैठा। हूर जान, क्या हुआ आयज़ा को? बहराम की बात सुनते हूर ने रोना शुरू किया तो सब लोग परेशान हुए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया बहराम चाचू, वो खुद ही गिर गई। हुरिया के रोते हुए बोलने पर सब लोग परेशान होते एक दूसरे को देखने लगे। हूर जान, कहाँ गिरी थी वो? वहाँ। बहराम के सवाल पर हूर एलोवेरा के पौधे की तरफ इशारा करती बोली तो सब लोगों को आयज़ा का चिल्लाना समझ आया। यकीनन एलोवेरा के पौधे पर लगे कांटे आयज़ा को बुरी तरह चुभे थे, तभी तो वो गला फाड़ कर चिल्ला रही थी। नहीं भैया, हूर ने उसे धक्का दिया था। नहीं हनान चाचू, झूठ बोल रहे हैं, मैंने धक्का नहीं दिया था। हनान की बात सुनते हूर फौरन बोली तो मरवा आगे बढ़ी। मरवा को अपनी तरफ आता देखकर हूर मरवा के थप्पड़ से डरती बहराम के सीने में छुपी। बच्ची डर रही है, तुमसे कहना कुछ ना उससे। जानती हूँ भाई, आप फिक्र ना करें, मगर जो किया है उसकी माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। बहराम हूर को गोद में उठाते बोला तो मरवा फौरन बोली और फिर हूर को बहराम की गोद से लेना चाहा तो हूर ने बहराम की शर्ट को अपनी नन्ही मुट्ठियों में दबोचा। वो अच्छे से जानती थी कि बहराम उसे मरवा की डांट से बचा सकता है। मरवा ने हूर की मुट्ठियाँ खोलते उसे बहराम की गोद से लिया तो हूर ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया, जिस पर मरवा उसका रोना सुने बगैर उसे लेती सीधे अपने कमरे की तरफ आई। आदि यार देख, बच्ची को कहे कुछ ना। बहराम की बात सुनते आदिल हाँ में सर हिलाता मरवा के पीछे कमरे में आया। आदिल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो हूर भागकर आदिल की टांगों को चिपकी। बाबा बचाओ, मम्मा मारेगी। नहीं मारती मेरे बच्चे को, बाबा बचा लेंगे, चुप करो। हूर के रोते हुए बोलने पर आदिल ने उसे गोद में उठाते उसके आंसू साफ किए और फिर प्यार से बोला। तभी मरवा वॉशरूम से बाहर निकली। आदिल इसे नीचे उतारे, आज मैं इसके हैंड काट दूंगी, आइंदा ये किसी को धक्का नहीं दे सकेगी। उतारे इसे नीचे। मरवा जब वॉशरूम से आदिल की शेविंग किट में से ब्लेड निकाल कर लाई थी, हूर को ब्लेड दिखाते फ़ौरन बोली तो हूर ने चीखें मारते मज़ीद रोना शुरू किया और फिर अपने दोनों हाथ अपने और आदिल के बीच में छुपाए। अच्छा ना, वो आइंदा नहीं करेगी, एक दफ़ा माफ़ कर दो मेरी बेटी को। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने आयज़ा को कितनी ज़ोर से एलोवेरा पर धक्का दिया, उसे कांटे चुभे, उसे कितना पेन हुआ होगा। अब मैं इसके हैंड काटूंगी तो उसे पता चलेगा। आदिल के मरवा को इशारा करके बोलने पर मरवा ने उसे इशारा किया जैसे कह रही हो सिर्फ डर आ रही हो और फिर फ़ौरन बोली तो हूर आदिल के सीने में मज़ीद घुसी। अच्छा, एक दफ़ा माफ़ कर दो मेरी बेटी को, वो आइंदा नहीं करेगी प्लीज़। अगर ये आयज़ा से सॉरी करेगी और प्रॉमिस करेगी कि ये आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी तो मैं इसे माफ़ करूँगी, वरना नहीं करूँगी। मम्मा प्रॉमिस मैं दोबारा नहीं करती और आयज़ा से सॉरी भी करूँगी। आदिल की बात सुनते मरवा फ़ौरन बोली तो हूर ने मरवा की बात सुनते फ़ौरन जवाब दिया। तो मरवा ने ब्लेड वापस ले जाकर वॉशरूम में रखा। फिर आके आदिल से हूर को गोद में लेती सनान और तालिया के रूम के बाहर पहुंची तो आदिल भी उसके साथ साथ सनान के रूम के बाहर आया। फिर आदिल ने दरवाज़ा नॉक किया तो सनान ने दरवाज़ा खोला और हाथ के इशारे से उन दोनों को अंदर आने का कहा। भाई आयज़ा कहाँ है? वो आयज़ा के कपड़े ख़राब हो गए थे सारे, तालिया चेंज कर रही है, बैठो तुम लोग। आदिल की बात सुनते सनान फ़ौरन बोला और फिर उन्हें बैठने का इशारा किया तो आदिल और मरवा सोफे पर बैठे जबकि हूर अभी भी मरवा की गोद में बैठी थी। फिर तालिया आयज़ा को लेती वॉशरूम से बाहर निकली तो हूर ने आयज़ा को देखा जो उसे देखती मुँह बनाती सनान की गोद में चढ़ी। तो मरवा ने हूर को अपनी गोद से नीचे उतारते उसे आयज़ा की तरफ जाने का इशारा किया तो हूर सनान और आयज़ा के सामने आती खड़ी हुई। सॉरी आयज़ा, मैं दोबारा नहीं करती। हूर की बात सुनते आयज़ा ने सनान को देखा तो सनान ने आयज़ा को गोद से नीचे उतारा और मुस्कुराते उसे हूर की तरफ जाने का इशारा किया तो आयज़ा आगे बढ़ती फ़ौरन हूर के गले लगी। आयज़ा की हरकत पर हूर ने भी मुस्कुराते उसे गले लगाया। सॉरी भाई, हूर की वजह से। मरवा क्यों शर्मिंदा कर रही हो भाई को? बच्चे हैं, हो जाता है लड़ाई झगड़ा। अभी मरवा बोली ही थी कि सनान उसकी बात काटता बोला, जिस पर मरवा हल्का सा मुस्कुराई। फिर सनान ने आयज़ा को जबकि आदिल ने हूरिया को गोद में उठाया और उन्हें लेते लाउंज में आ गए जहाँ सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। लाउंज में आते ही वो चारों भी सबके साथ सोफों पर बैठते बातों में मसरूफ़ हो गए कि तभी रुबीना को आर्यन का कॉल आया जिसे रुबीना ने फ़ौरन रिसीव किया।
आर्यन कहाँ हो तुम? सुबह से मैं परेशान हो रही हूँ। मोम मैं एक मीटिंग के सिलसिले में हैदराबाद आ गया था और अभी मुझे आगे सक्खर भी जाना है। मैं एक हफ्ते तक वापस आ जाऊँगा इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रिसीव करते ही रुबीना परेशानी से बोली तो आर्यन ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर रुबीना कुछ पुरसुकून हुई और फिर आर्यन को अपना ख्याल रखने का कहती फ़ोन काट गई और सबके साथ बातों में मसरूफ़ होती चाय के मज़े लेने लगी। आज आर्यन के सोने के बाद आमना और चंदा अदा और सफ़ा के कमरे के बाहर आई और फिर उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो सफ़ा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। आमना और चंदा को देखते ही सफ़ा ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने बेड और सोफ़े की तरफ देखा जहाँ वफ़ा और पुरसम सो रहे थे। फिर वो चारों खामोशी से चेंजिंग रूम में आ गईं। बाजी, मेरा शौहर कह रहा है कि आर्यन सर की सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है। उनको एयरपोर्ट छोड़कर जब वो वापस आएंगे तो आप लोगों को एयरपोर्ट ले जाएंगे। आप लोग रात रात में अपनी सारी पैकिंग करके अलमारी में रख लें ताकि सुबह हमें देर ना हो। आमना की बात सुनते अदा और सफ़ा ने हाँ में सर हिलाया। मैं तो बस दुआ कर रही हूँ हम दोनों खैरियत से बच्चों के साथ अपने शौहर के पास पहुँच जाएं। इंशाअल्लाह बाजी, आप लोग देखना पहुँच जाएंगे अपने शौहरों के पास। सफ़ा की बात सुनते चंदा फ़ौरन बोली तो अदा और आमना ने भी इंशाअल्लाह कहा और फिर चंदा और आमना उनके कमरे से चली गईं। उन दोनों के जाते ही सफ़ा ने कमरे का दरवाज़ा लॉक करते लाइट्स ऑफ की और फिर चेंजिंग रूम की लाइट ऑन करते दरवाज़ा खोला ताकि बाहर से उनकी खिड़की की तरफ देखने वाले को यही लगे कि वो दोनों सो चुकी हैं। और फिर उन दोनों ने अपने और बच्चों के कपड़े उन बैग्स में डालने शुरू किए जो बैग्स अभी कुछ देर पहले आमना उन दोनों को देकर गई थी और वो बैग्स उनके कहने पर ही आमना के शौहर ने उन्हें आर्यन से छुप कर ला कर दिए थे। अपनी हर चीज़ की पैकिंग करते अदा और सफ़ा रात के 2 बजे फारिग हुई और फिर थक हार कर सो गई। अगले दिन रोज़ की तरह वो दोनों सुबह फ्रेश होती अपने अपने बच्चों को तैयार करती डाइनिंग हॉल में आई जहाँ रोज़ की तरह आर्यन उन लोगों का नाश्ते पर वेट कर रहा था। आर्यन को देखते ही वो लोग बुझे दिल के साथ टेबल पर बैठते नाश्ता करने लगे। फिर आर्यन भी नाश्ता करता उठ खड़ा हुआ और घूमता अदा के पास आया। मैं आज पाकिस्तान जा रहा हूँ, 2 हफ्ते तक वापस आऊँगा, तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्र है जान छोड़ोगे हमारी, अब हम इस घर में आराम से रहेंगे। आर्यन की बात सुनते अदा मुंह की डिज़ाइन बनाती बोली तो आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। बाय नहीं कहोगी अपने आर्यन को? नेवर। आर्यन की बात सुनते अदा गुस्से से बोली तो आर्यन ने मुस्कुराते उन चारों को देखा। फिर डाइनिंग हॉल से निकलता सीधे अपने कमरे में गया और 5 मिनट में तैयार होता लाउंज में पहुंचा जहां वो चारों ही सोफों पर आराम से बैठे लाउंज में लगी दीवार की एलईडी पर ड्रामा देख रहे थे। याद रखना मैं कहीं भी तुम चारों को देखता रहूंगा। दरवाज़ा उस तरफ है, बंद करके जाना। आर्यन की बात सुनते अदा हाथ से इशारा करती बोली तो आर्यन अपना कोट लेता वहाँ से चला गया जबकि आर्यन के जाने के बाद भी वो चारों वहाँ बैठे टीवी देखते रहे। आमना का शौहर वापस आता तो उन चारों को लेकर जाता, इसलिए उन लोगों ने सोचा उसके आने तक क्यों ना हम ड्रामा ही देख लें। तकरीबन 1 घंटे के बाद आमना का शौहर वापस शाह हाउस पहुँचा और सीधा लाउंज में आया। मैम चलें? आमना के शौहर की बात सुनते अदा और सफ़ा ने हाँ में सर हिलाया तो 2 गार्ड्स उनके कमरे से उनके बैग्स ले आए। इस वक्त उन्हें इस बात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि आर्यन जेट में था, जिसका मतलब था कि वो अभी किसी भी किस्म के कैमरा से उनको नहीं देख सकता था और यही वक्त था शाह हाउस से आज़ादी पाकर अपने शौहरों के पास वापस लौट जाने का। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? वफ़ा बेबी हम आपके पापा पास जा रहे हैं, जल्दी चलो। वफ़ा की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो वफ़ा खुश हो गई और उसके साथ फ़ौरन बाहर पोर्च में आई। चंदा आमना बहुत शुक्रिया, हम तुम लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाजी हमने कोई एहसान नहीं किया आप पर, आप बस खैरियत से पहुंचकर हमें इस नंबर पर इत्तला कर देना कि आप और बच्चे खैरियत से अपने शौहर के पास पहुंच गए हो। अदा चंदा और आमना को मिलती बोली तो चंदा उसे एक नंबर पकड़ाते बोली जिस पर अदा ने उसे हैरानगी से देखा। ये किसका नंबर है? ये मेरे बेटे का नंबर है जी, वो भी शाह हाउस में ही काम करता था। मगर फिर आर्यन सर ने गुस्से में आकर एक दिन उसकी टांग तोड़कर सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया। आप फिक्र ना करें, वो हमारे साथ है, वो आपकी मुझसे भी बात करवा देगा। अब आप लोग जाएं। सफ़ा का सवाल सुनते चंदा उदासी से बोली और फिर अपने आंसू साफ करते उन्हें जाने का कहा और फिर झुककर वफ़ा और बुरजम को भी आमना और चंदा ने प्यार किया तो वो दोनों ही अपनी अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठे। बुरजम मम्मा चाची और अपनी छोटी मलका का ख्याल रखना। गाड़ी के शीशे से जैसे ही बुरजम ने बाहर देखा तो चंदा फ़ौरन बोली जिस पर उसने परेशानी से हाँ में सर हिलाया और फिर उनकी गाड़ी फ़ौरन शाह हाउस के पोर्ट से निकल गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और फिर आमना के शौहर ने उन्हें अपनी हिफाजत में ले जाते आर्यन के प्राइवेट जेट में बिठाया तो पायलट और एयर होस्ट्स भी आकर उनसे मिली। बाजी मैं अब चलता हूँ, अपना और बच्चों का ख्याल रखना और अपने शौहर के पास पहुँच हमें फ़ोन ज़रूर करना। मैं आप चारों को अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे। आमना के शौहर की बात सुनते अदर ने
और सफ़ा ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसकी आखिरी बात पर वो दोनों ने ही आमीन कहा तो आमना का शोर वहाँ से चला गया। आप लोगों को पाकिस्तान के किस शहर ले जाना है? कराची। पायलट की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो पायलट हाँ में सर हिलाता अपने केबिन में चला गया, जबकि एयर होस्टेस ने आते उन चारों की सीट बेल्ट लगाई और फिर चंद ही लम्हों में उनका जहाज़ पेरिस की सरजमीन से टेक ऑफ कर गया। तकरीबन 10 घंटे की फ़्लाइट के बाद उन लोगों का जहाज़ कराची की सरजमीन पर लैंड कर गया। इस वक्त कराची में रात के 3 बज रहे थे। जहाज़ पूरी तरह से रुकने के बाद पायलट उठकर उनके पास आया। मैम, हम लोग इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर हैं। आगे आप लोग कैसे जाएंगी? हम बाहर से टैक्सी लेकर चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आर्यन भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो अगर हम उसकी ट्रांसपोर्ट अब यूज़ करेंगे तो हो सकता है उसे हमारे बारे में पता चल जाए। ठीक है, हम आपको टैक्सी तक छोड़ कर आएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पायलट की बात सुनकर अदा फ़ौरन बोली तो पायलट ने जवाब दिया, जिस पर उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया। और फिर वो दोनों बच्चों को और अपने अपने लिफ्टर्स को लेती जहाज़ से नीचे उतरी और पायलट के साथ चलती बाहर आई, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड बना था। टैक्सी स्टैंड पर पहुंचते ही पायलट उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कहाँ की करवानी है टैक्सी? 510 क्लिफ्टन ब्लॉक 5। पायलट के सवाल पर अदा फ़ौरन बोली तो पायलट ने हाँ में सर हिलाते एक टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस बताया, जिस पर वो ड्राइवर ऐसे झटका खाकर उठा जिससे वो एड्रेस बहुत फेमस हो। आपको बहराम विला जाना है? ड्राइवर के सवाल पर पायलट ने अदा को देखा तो अदा ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। ठीक है, बैठ जाओ, मगर मैं पहले कह रहा हूँ मैं 3000 लूँगा। ठीक है, तुम ले लेना, चलो अभी। अदा के हाँ में के साथ को देखते ड्राइवर फ़ौरन बोला तो अदा ने जवाब दिया, जिस पर ड्राइवर ने फ़ौरन उनका सामान डिक्की में रखा और फिर बुरशम ड्राइवर के साथ आगे, जबकि वफ़ा, सफ़ा और अदा पीछे बैठी। तो उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से बहराम विला की तरफ निकली। पूरे रास्ते बुरशम किसी समझदार और एक जिम्मेदार बच्चे की तरह बैठा अपनी माँ, चच्ची और वफ़ा की हिफाजत करता रहा, जबकि पिछली सीट पर वफ़ा सफ़ा की गोद में सर रखती सो चुकी थी, जबकि अदा और सफ़ा धड़कते दिल के साथ पूरे रास्ते अपनी और बच्चों की हिफाजत की दुआएं मांगती रहीं। तकरीबन आधे घंटे के बाद उनकी गाड़ी बहराम विला के आगे रुकी तो ड्राइवर निकलते डिक्की से सामान निकालने लगा, जबकि सफ़ा और अदा बहराम विला की लाइट्स ऑफ देखते पहले तो परेशान हुई, फिर उन दोनों की आंखों में आंसू आए। और क्यों ना आते, आखिर को 3 साल बाद अपने घर लौटी थी। फिर उन दोनों ने फ़ौरन से ही अपने आंसू साफ किए। वफ़ा भी बुरशम के साथ खड़ी सामान निकलवाने लगी। भाभी, मुझे लगता है घर में कोई नहीं है। कोई ना भी हो सफ़ा, गार्ड्स तो होंगे और वो पहचानते हैं, हम अपनों में आकर महफूज हैं। गार्ड्स खुद ही सबको बुला लेंगे, चलो अभी अंदर। बाजी पैसे? सफ़ा की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो सफ़ा ने भी हाँ में सर हिलाया। तभी ड्राइवर जो सामान निकाल चुका था फ़ौरन बोला, जी 1 मिनट, बस हम आपको पैसे देते हैं। वफ़ा, बुरशम आओ। ड्राइवर की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया। फिर अदा के बच्चों को आवाज़ देने पर वो दोनों फ़ौरन उनके पास आए तो अदा ने आगे बढ़ते दरवाज़ा खटखटाया। वो अच्छे से जानती थी रात में बहराम बेल बंद करके सोता था। उसे रात में बेल की आवाज़ पसंद ना थी। अदा के दरवाज़ा बजाने पर यकदम दरवाजे के ऊपरी हिस्से की लाइट ऑन हुई और फिर एक गार्ड दरवाज़ा खोलता बाहर आया। अपने सामने अदा और सफ़ा को 2 बच्चों के साथ देखते कामरान हैरान हुआ। तभी अदा आगे बढ़ी। कामरान, सब घर पर है ना? जी मैम, घर पर हैं आप लोग। कामरान, ड्राइवर को 3000 दे दो और सामान अंदर कर लो। अदा के सवाल पर कामरान परेशानी से बोला तो अदा उसकी बात काटती बोली और फिर सफ़ा और अदा बच्चों को लेती अंदर की तरफ गई तो कामरान ने ड्राइवर को पैसे देते उनके लिफ्टर्स अंदर पोर्च में रखे। अदा और सफ़ा बच्चों को लेती तेज़ी से अंदर बढ़ी और लाउंज में पहुंची। लाइट्स ऑन। अदा की आवाज़ पर लाउंज में यकदम रोशनी हुई तो बच्चे हैरान हुए। बड़ी मम्मा, ये कैसे हुआ? वफ़ा, ये लाइट्स बड़ी मम्मा की आवाज़ से ऑन होते हैं। अभी आप चुप रहिएगा और नहीं बोलिएगा। वफ़ा के सवाल सुनकर सफ़ा फ़ौरन जवाब देती बोली तो वफ़ा ने हाँ में सर हिलाया। बहराम, बहराम, ज़ार, ज़ार। अदा और सफ़ा की चिल्ला चिल्लाकर बहराम और ज़रख़ान को आवाज़ें देने पर एकदम बहराम विला की खामोशी में उन दोनों की आवाज़ें गूंजी। अदा और सफ़ा के रोते और चिल्लाते अपने अपने शोरों को आवाज़ें देने पर बहराम मिला के सोए हुए मकीनों की नींदें ख़राब हुई और एकदम सबकी आँख खुली और 2 औरतों को चिल्ला चिल्लाकर बहराम ज़रख़ान को आवाज़ें देने पर सब लोग परेशानी से अपने अपने कमरे से बाहर निकले और फिर एक दूसरे को देखते परेशानी से इशारा किया। तभी ज़रख़ान और बहराम भी बाहर निकले। अदा जहाँ सफ़ा अपने नाम लेती आवाज़ें सुनते बहराम और ज़रख़ान फ़ौरन बोले तो सब लोग हैरान हुए। फिर ज़रख़ान और बहराम लाउंज में आते टेरिस की तरफ भागी तो बाकी सब लोग भी उनके पीछे भागे। बच्चे भी अपने माँ बाप को भागते देखकर उनके पीछे आए। ज़रख़ान भागता टेरिस पर आया तो लाउंज में खड़ी अदा और सफ़ा को खड़े रोते देखकर हैरान हुआ। फिर वो भागकर टेरिस की सीढ़ियों से नीचे लाउंज में आया तो बाकी सब भी उसके पीछे पीछे लाउंज में पहुंचे। दाइमा, ज़रमीना बेगम, रुबीना, साजिदा बीबी और तबस्सुम भी आवाज़ें सुनती अपने कमरे से निकलती लाउंज में आई तो अदा और सफ़ा को देखते हैरान हुई। बहराम और ज़रख़ान को देखते अदा और सफ़ा भागकर अपने अपने शोहरों के सीने से लगी तो बहराम और ज़रख़ान को 3 साल बाद अपने अंदर वो सुकून उतरता महसूस हुआ जो 3 साल पहले महसूस हुआ करता था।
अदा, सफ़ा, कहाँ थी तुम लोग? अम्मी, हमें खाला के बेटे आर्यन ने मरी से किडनैप करवाया था और हम 3 साल खाला के घर कैद की ज़िंदगी गुजारते रहे। सफ़ा के बारी बारी मिलने के बाद तबस्सुम ने सवाल किया तो अदा ने रोते हुए सबके सरों पर बम फोड़ा। क्या? मगर क्यों? उसने क्यों अगवा करवाया? वो अदा भाभी को पसंद करता है और उनसे शादी करना चाहता है। उसने तो। दाइमा के सवाल पर सफ़ा रोते हुए बोलती रुकी तो जरखान ने उसे देखा। उसने क्या? उसने बुर्ज़म को मारने की प्लानिंग की थी, मगर मैंने और भाभी ने बुर्ज़म को बचा लिया। बुर्ज़म कौन है? जरखान के सवाल पर सफ़ा ने अपने आंसू साफ करते जवाब दिया तो सुहेल ने सवाल लगा। बुर्ज़म मेरा और बहराम का बेटा है। सुहेल का सवाल सुनते अदा बुर्ज़म की तरफ इशारा करती बोली तो सबने बहराम समेत बुर्ज़म को देखा, जो इस वक्त जेबों में हाथ डाले खड़ा अदा और सफ़ा को देख कम घूर जाता रहा था। ये तो बिल्कुल भाई जैसा है, बहराम के कार्बन कॉपी। बुर्ज़म बहराम खानदादों को देखकर जरखान फ़ौरन बोला तो सफ़ा ने हाँ में सर हिलाया। इसका मतलब हमारा बेबी भी? हाँ, हमारी एक बेटी है, वफ़ा जरखान खानज़ादा। जरखान की बात आधी करके छोड़ने पर सफ़ा मुस्कुराती वफ़ा की तरफ इशारा करती बोली तो सबने उस नन्ही गुड़िया को देखा जो हुसन में आयशा को भी पीछे छोड़ दी थी और जो हूबहू जरखान की कॉपी थी। वफ़ा, आपको बाबा से मिलना था ना? सफ़ा के सवाल पर वफ़ा ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। ये आपके बाबा हैं। वफ़ा, मिलोगी नहीं बाबा से अब? वफ़ा के हाँ में सर हिलाने पर सफ़ा खुशी से बोली तो वफ़ा की आंखें बाबा का लफ्ज़ सुनते चमकी और फिर वो फ़ौरन सफ़ा के पास आई तो जरखान झुकते वफ़ा के सामने बैठा। फिर वफ़ा ने एक नज़र सफ़ा को देखा तो सफ़ा ने उसे जरखान से मिलने का इशारा किया, जिस पर वफ़ा ने आगे बढ़ते अपना नन्हा हाथ जरखान के गाल पर रखा तो जरखान ने मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ते उस पर किस की। इससे पहले कि जरखान वफ़ा को अपने सीने से लगाता, बुर्ज़म गुस्से से आता वफ़ा का हाथ पकड़ता वफ़ा को जरखान से दूर कर गया। बुर्ज़म, ये क्या कर रहे हो? शी इज़ माई मलका। अदा के सवाल पर बुर्ज़म गुस्से में जरखान को देखते बोला तो जरखान ने परेशानी से सफ़ा को देखा, जो खुद भी परेशानी से बुर्ज़म को देख रही थी। जम, वो मेरे बाबा हैं। वफ़ा, जो बुर्ज़म की बात समझ चुकी थी, फ़ौरन बोली तो बुर्ज़म ने उसे घूरा, जिस पर वफ़ा खामोशी से सर झुका गई। बुर्ज़म, छोड़ो वफ़ा का हाथ, क्या हो गया है? मम्मा, वो सिर्फ मेरी है और कोई भी मेरी मलका के पास आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अदा की बात सुनते बुर्ज़म गुस्से से बोला तो अदा और सफ़ा को भी समझ आया, मगर बुर्ज़म, वो वफ़ा के बाबा है ना, तो तुम भी अपने बाबा से मिलो। जाओ, मेरी बेटी को अपने बाबा से मिलने दो। सफ़ा की बात सुन बुर्ज़म एक आईब्रो उचकाते बोला तो सफ़ा ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर बुर्ज़म ने मुस्कुराते वफ़ा का हाथ छोड़ा। ठीक है, मिल लो। बुर्ज़म जैसे ही बोला तो सफ़ा ने मुस्कुराते उसके सर पर हाथ फेरा। वफ़ा, बाबा से नहीं मिलोगी? सफ़ा की बात सुनते वफ़ा ने पहले सफ़ा को और फिर बुर्ज़म को देखा, जो खड़ा सफ़ा को ही देख रहा था। फिर वफ़ा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया तो सफ़ा ने अदा को देखा, जो कंधे उचका गई। फिर काफ़ी देर एक दूसरे से बातें करने और सफ़ा और अदा को घर में हुए नए लोगों की एंट्रियों को बताने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में सोने आ गए। अदा भी बुर्ज़म को गोद में उठाती बहराम के साथ चल के अपने कमरे में आई तो अपना कमरा 3 साल बाद दोबारा देखते अदा की आंखें नम हुई। मम्मा, अगर आप रोईं अब तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, मैं तो नहीं रो रही। अदा की आंखों को एक बार फिर बरसने के लिए तैयार देखकर बुर्ज़म ने धमकी दी तो अदा ने फ़ौरन आंसू साफ किए, जबकि अपने बेटे की धमकी का अपनी ज़िद्दी बीवी पर असर होते देखकर बहराम ने हंसी दबाई तो अदा फ़ौरन बोली, जिस पर बुर्ज़म ने हाँ में सर हिलाया तो अदा ने उसे सोफे पर बिठाया, जिस पर वो फ़ौरन सोफे से उतरता अपने शूज़ खोलता अपने पाँव को शूज़ से आज़ाद कर गया और फिर शूज़ ले जाते कमरे के दरवाजे के पास रखे तो बहराम ने दाद देने के अंदाज में आईब्रो उचकाई। फिर बुर्ज़म आता अदा के पास ज़मीन पर बैठा और उसने अपनी माँ के पाँव को भी जूते से आज़ादी बख्शी और जूती ले जाते अपने शूज़ के साथ रखी तो अदा फ़ौरन खड़ी हुई। मैं फ़्रेश होकर आती हूँ बहराम, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है जाने बहराम, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अदा की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो अदा ने मुँह बनाया। आपको पता है बहराम, मेरे कान ये लफ्ज़ सुनने के लिए तरस गए थे। अदा की बात सुनते बहराम ने मुस्कुराते उसे सीने से लगाया। फिर अदा फ़ौरन से दूर होती भागकर वॉशरूम में घुसी तो पीछे कमरे में बुर्ज़म और बहराम बचे। बहराम खामोशी से जाता बेड पर बैठा, जबकि बुर्ज़म पूरे कमरे में घूमता कमरे का जायज़ा लेने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद अदा चेंज करके फ्रेश होती बाहर आई और फिर उसने जल्दी से बुर्ज़म को नाइट सूट पहनाया और उसे लेती बेड पर आती बैठी तो बहराम ने बुर्ज़म को पकड़ते उसके गाल पर किस किया तो बुर्ज़म ने उसे घूरते अपना गाल साफ किया। अदा ने कहका लगाया। फिर बुर्ज़म फ़ौरन अपनी माँ के ऊपर चढ़ता बहराम को घूरता सो गया, जबकि अदा और बहराम एक दूसरे से बातें करने लगे। सफ़ा, वफ़ा और जरखान जब कमरे में आए तो सफ़ा ने वफ़ा को बेड पर बिठाया और उसके कपड़े निकालते उसे वॉशरूम ले गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद सफ़ा अपने और वफ़ा के कपड़े बदलती वफ़ा को गोद में उठाती बाहर निकली और उसे लाती बेड पर बिठाते उसके बाल खोलने लगी तो वफ़ा ने जरखान को देखा, जिस पर जरखान हल्का सा मुस्कुराया। मम्मा, जी मम्मा की जान, क्या बाबा को किस करना गंदी बात होती है? वफ़ा के सफ़ा को बुलाने पर सफ़ा प्यार से बोली तो वफ़ा पूरी सफ़ा की तरफ मुड़ी और फिर सवाल लगा। नहीं मम्मा की जान, बाबा को किस करना हगी करना गंदी बात नहीं होती, वो तो बाबा हैं
आपके। आप उन्हें किसी भी कर सकती हैं, हगी भी कर सकती हैं, और जैसे आप मम्मा साथ सोती हैं ना, वैसे आप पापा के साथ भी सो सकती हैं, लेकिन तब तक जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती। सफ़ा का जवाब सुनते वफ़ा फ़ौरन सीधी होकर वापस बैठी तो सफ़ा ने उसकी लूज़ पोनी बनाई। वफ़ा को सर झुकाए उदास बैठा देखकर सफ़ा फ़ौरन समझ गई कि वफ़ा क्यों उदास है। फिर वो हल्का सा सफ़ा के कान के पास झुकी। वफ़ा, अभी तो सिर्फ पापा मम्मा और वफ़ा बेबी रूम में है ना। सफ़ा की बात सुनते वफ़ा ने उसे देखते हाँ में सर हिलाया। तो आप बाबा को ढेर सारी किसी और हगी कर लें। ये बाबा मम्मा और वफ़ा का प्रॉमिस होगा, कोई भी ये बात मुर्जम को नहीं बताएगा। सच्ची? हाँ मेरी जान, सच्ची। जैसे राफिया करती थी अपने बाबा को, वैसे भी। सफ़ा की बात सुनते वफ़ा खुशी से चिल्लाई तो ज़रख़ान भी मुस्कुराने लगा। तभी सफ़ा ने जवाब दिया तो वफ़ा कुछ सोचती फ़ौरन बोली, जिस पर सफ़ा को ये तो ना पता था वो किस चीज़ की बात कर रही है, मगर फिर भी सफ़ा ने हाँ में सर हिलाया। तो वफ़ा ने ज़रख़ान को देखा, जिस पर ज़रख़ान ने फ़ौरन अपनी दोनों बाहें खोली। तो वफ़ा फ़ौरन से ज़रख़ान के सीने को लगी और फिर उसने अपने नन्हे हाथों का हार ज़रख़ान की गर्दन में डालते ज़रख़ान के गाल पर किस की। तो ज़रख़ान ने भी अपनी बेटी पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर की। बस बस सारी किसी आप वफ़ा को दे देंगे, मुझे कुछ नहीं देंगे। सफ़ा की बात सुनते वफ़ा ने फ़ौरन ज़रख़ान को देखा तो ज़रख़ान हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी सारी किसी अपनी बेबी को दूंगा, मम्मा को कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़रख़ान की बात सुनते वफ़ा घुटनों के बल बेड पर खड़ी होती सफ़ा को मुँह चढ़ाती एक बार फिर ज़रख़ान के साथ लगी। तो ज़रख़ान ने फ़ौरन वफ़ा को प्यार किया। वफ़ा चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ठीक है, मैं बाबा के साथ सोऊंगी। सफ़ा की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो सफ़ा ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसे फीडर बना कर दिया। तो वफ़ा फीडर पकड़ती फ़ौरन ज़रख़ान के पास आई, जिस पर ज़रख़ान बेड पर लेटा उसे अपने बाजू पर लेटा गया। तो वफ़ा ने फीडर पीना शुरू किया। फीडर ख़त्म होते ही वफ़ा ज़रख़ान की तरफ मुड़ी और फिर ज़रख़ान के ऊपर चढ़ती उसके सीने पर सर रखती जल्द सो गई। वफ़ा के सोने के बाद सफ़ा के कहने पर ज़रख़ान ने उसे बेड पर लेटाया और फिर खुद भी सफ़ा और ज़रख़ान लेटते फ़ौरन नींद की वादियों में खो गए। सच कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सफ़ा, ज़रख़ान, अदा और बहराम चारों को ही आज उनके सब्र का फल मिल चुका था और अब वो चारों एक दूसरे के साथ जल्द एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे।